हेलो लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। और आज हम एक महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यावहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामाजिक प्रभाव एवं सहयोगात्मक कौशल द्वारा संघर्ष समाधान। पिछले व्याख्यान में हमने व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण और संवर्धन पर बात की थी। आज इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि संघर्ष की प्रकृति क्या है और उसे कैसे समझदारी से हल किया जा सकता है। संघर्ष का अर्थ समझेंगे, जिसमें हम संघर्ष की परिभाषा, प्रकार और सामाजिक संदर्भ में इसकी उपस्थिति को समझेंगे। सामाजिक प्रभाव की अवधारणा को जानेंगे। संघर्ष समाधान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका को पहचानना सीखेंगे। यह विश्लेषण करना सीखेंगे कि सामाजिक प्रमाण, अनुरूपता और समूह सोच कैसे संघर्ष समाधान को प्रभावित करते हैं। लर्नर्स, सबसे पहले समझते हैं संघर्ष क्या है। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विचारों, मूल्यों, संसाधनों को लेकर असहमति ही संघर्ष है। साथ ही संघर्ष एक चेतन और असहयोगी प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्ष एक ही वस्तु चाहते हैं पर उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करने की प्रक्रिया संघर्ष कहलाती है। अहम और अधिकार की भावना लोगों में जब अत्यधिक प्रभावी हो जाती है और एक ही समूह के लोगों का भिन्न भिन्न नजरिया हो जाता है, तब क्या होता है? संघर्ष होता है। अब हम जानते हैं संघर्ष के प्रकार को समझते हैं। सबसे प्रथम है अंतःवैयक्तिक संघर्ष यानी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब यह संघर्ष व्यक्ति के अंदर होता है, जब दो या दो से अधिक इच्छाओं, मूल्यों और निर्णयों के बीच कोई व्यक्ति उलझा होता है। नंबर 2 है अंतःवैयक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यह संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है जब उनके विचार, हित और व्यवहार आपस में टकराते हैं। उदाहरण के लिए, दो सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी को लेकर असहमति में आ जाएं। नंबर 3 है व्यक्तिगत संघर्ष, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष अपने मूल्यों, भावनाओं या सामाजिक अपेक्षाओं से होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाता, तब क्या होता है? व्यक्तिगत संघर्ष का जन्म होता है। आजकल हम समाचार पत्रों में आए दिन पढ़ते हैं कि किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या ही व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि माता पिता की अपेक्षाएं और बच्चों की आकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। नंबर 4 है सामान्य संघर्ष यानी जनरल कॉन्फ्लिक्ट। यह एक व्यापक शब्द है जो किसी भी प्रकार के टकराव को दर्शाता है, चाहे वो वैचारिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक या भौतिक हो। उदाहरण के लिए, समाज में जाति या वर्ग के आधार पर होने वाला संघर्ष। अब बात करते हैं अंतर विभागीय संघर्ष की, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यह संघर्ष संस्थान के विभिन्न विभागों के बीच में होता है जब उनके उद्देश्य, संसाधन और कार्यशैली में टकराव होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी स्कूल का उदाहरण लेते हैं, तो स्कूल का प्रशासनिक विभाग और शिक्षण विभाग किसी नीति के क्रियान्वयन को लेकर असहमति में आ जाए। अब लर्नर्स संघर्ष के विभिन्न कारणों को समझते हैं, सामाजिक और साहित्यिक विश्लेषण में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम है सूचना संघर्ष। यह तब उत्पन्न होता है जब पक्षों के पास अधूरी या विरोधाभासी जानकारी होती है, जिससे गलतफहमी का जन्म होता है। मूल्य संघर्ष उन स्थितियों में होता है जहां व्यक्तियों या समूहों के नैतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वास एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर होता है, अलग अलग जनरेशन की सोच अलग अलग होती है। हित संघर्ष तब सामने आता है जब दो पक्ष एक ही संसाधन, लाभ या उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे टकराव स्वाभाविक हो जाता है। अब बात करते हैं संबंध संघर्ष की। भावनात्मक स्तर पर यह होता है जहां पूर्वाग्रह, रंजिश या गलतफहमियां व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करती हैं। संगठनात्मक संघर्ष किसी संस्था या व्यवस्था की संरचना, भूमिकाओं या नियमों के कारण यह उत्पन्न होता है, जैसे प्रशासनिक निर्णयों और कर्मचारियों की अपेक्षाओं में अंतर। अब संघर्ष समाधान के तरीकों की बात करते हैं। जब दो लोग या समूह आपस में झगड़ते हैं या उनकी सोच अलग होती है, तो उसे सुलझाने के लिए कुछ अच्छे तरीके होते हैं। पहला तरीका है संवाद या वार्ता, जिसमें दोनों पक्ष शांति से बात करके अपनी बात समझाते हैं और एक हल निकालते हैं। दूसरा है पारंपरिक पद्धतियाँ, जैसे गांव में पंचों की बैठक होती है या बुजुर्गों की सलाह से समस्या का समाधान किया जाता है।
तीसरा तरीका है मध्यस्थता, जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनकर बीच का रास्ता निकलता है, और अगर बात बहुत गंभीर हो जाए तो कानूनी प्रावधान यानी अदालत या कानून की मदद ली जाती है। इन तरीकों से हम बिना लड़ाई के समझदारी से किसी भी विवाद को सुलझा सकते हैं। अब समझते हैं सामाजिक प्रभाव क्या है। सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार समाज के अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति या अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। सामाजिक प्रभाव वह है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ वार्तालाप के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं और नजरिए में परिवर्तन ला सकती है। अब सामाजिक प्रभाव के प्रकारों को समझते हैं। इनमें अनुरूपता सर्वप्रथम आती है, और अनुरूपता तब होती है जब कोई व्यक्ति समूह के नियमों या मानदंडों के अनुसार खुद को ढालता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई सभी लोग लाइन में लगे होते हैं तो कोई अगला व्यक्ति जब आता है वो भी लाइन में लग जाता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, एक लाइन लगी रहती है तो हम भी जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब है किसी अधिकार या वरिष्ठ व्यक्ति के निर्देशों का पालन करना, जैसे शिक्षक या माता पिता की बात मानना। प्रेरणा। प्रेरणा तब होती है जब किसी व्यक्ति का अच्छा काम या सोच दूसरों को कुछ नया करने के लिए उत्साहित करती है। वही अनुकरण। अनुकरण में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की नकल करता है, जैसे बच्चे कई बार अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। ये सभी प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन को दिशा देते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। संघर्ष समाधान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विवाद या मतभेद का सामना करता है तो उसके विचारों में समायोजन अक्सर दूसरों की राय और व्यवहार को देखकर होता है। समूह का दबाव कई बार व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो वह अकेले शायद ना लेता। सामाजिक मान्यताएं, जैसे सही गलत की परंपरागत धारणाएं, वो भी फैसलों की दिशा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अनुकरण की प्रवृत्ति व्यक्ति को संघर्ष के समाधान के लिए पहले से अपनाए गए तरीकों की ओर मोड़ सकता है। इस तरह सामाजिक प्रभाव व्यक्ति को अधिक सामंजस्यपूर्ण और स्वीकार्य समाधान की ओर ले जाने में मदद करता है। संघर्ष समाधान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका बहुत गहरी और बहुआयामी होती है। जब समाज में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे नेता, शिक्षक या समुदाय के वरिष्ठ लोग समाधान की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लोग उनकी बातों को मानते हैं। सामाजिक मानदंडों का पालन भी व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसे समाज में स्वीकार्यता बनाए रखनी है, जिससे वह समझौते की ओर झुकता है। मीडिया और जनमत आज के समय में लोगों की राय और दृष्टिकोण को बहुत तेजी से यह प्रभावित करते हैं। कई बार मीडिया द्वारा प्रस्तुत विचार किसी मुद्दे पर आम सहमति बन जाती है। सांस्कृतिक मानदंड, जैसे परंपराएं, रीति रिवाज और सामूहिक मूल्य, यह तय करते हैं कि संघर्ष को कैसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए या विरोध के माध्यम से। आर्थिक असमानताएं संघर्ष को जन्म देती हैं, लेकिन समाधान के समय यह देखा जाता है कि कौन से वर्ग को कितना लाभ या नुकसान हो रहा है। अंततः राजनीतिक विचारधाराएं भी लोगों की सोच और समाधान की दिशा को प्रभावित करती हैं, कभी सहयोग की ओर तो कभी विरोध की ओर। इन सभी सामाजिक प्रभावों के बीच व्यक्ति का निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं से गहराई से जुड़ा होता है। सामाजिक प्रभाव की तकनीकें जैसे मध्यस्थता, समझौता और सहमति किसी भी विवाद या मतभेद को सुलझाने में मदद करती हैं। जब दो लोग या समूह किसी बात पर असहमत होते हैं तो मध्यस्थता में कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर दोनों की बात को सुनता है और ऐसा हल निकालता है जो दोनों को स्वीकार हो। समझौता तब होता है जब दोनों पक्ष अपनी कुछ मांगों को छोड़कर एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे दोनों को थोड़ा सा फायदा हो और थोड़ा नुकसान भी ना हो। सहमति तब बनती है जब सभी लोग एक राय पर पहुंचते हैं और मिलकर कोई एक फैसला लेते हैं। ये तीनों तरीके हमें सिखाते हैं कि झगड़े या मतभेद को शांति और समझदारी से सुलझाया जा सकता है, बिना किसी लड़ाई या नाराजगी के। संघर्ष समाधान के लिए सामाजिक प्रभाव के उपयोग को समझते हैं। सामाजिक प्रभाव के आधार पर निर्णय लेना। व्यक्ति अपने समूह, जाति, वर्ग या सांस्कृतिक पहचान के अनुसार निर्णय लेता है,
जिससे संघर्ष की दिशा और समाधान प्रभावित होते हैं। नजरिए में परिवर्तन की क्षमता। सामाजिक प्रभाव व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव ला सकता है, जिससे सहमति और सहयोग की भावना बढ़ती है। व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कला। जाति व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन जैसे सामाजिक बुराइयों को सुलझाने के लिए सामाजिक प्रभाव का प्रयोग कर व्यवहारिक और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। समूह दबाव और सहमति निर्माण। व्यक्ति अक्सर अपने समूह की सोच के अनुसार निर्णय लेता है, जिससे सामूहिक सहमति बनती है। यह सहमति संघर्ष को कम करने में सहायक होती है। नेतृत्व और प्रेरणा का अभाव। प्रभावशाली नेता संघर्ष की स्थिति में मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण और व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है समाधान की ओर बढ़ने के लिए। संवाद की शक्ति। खुला और सम्मानजनक संवाद सामाजिक प्रभाव को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। संवाद के माध्यम से गलतफहमियां दूर होती हैं और समझ विकसित होती है। सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता। संघर्ष प्रबंधन में सामाजिक प्रभाव तभी सफल होता है जब वह स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना को समझे। जाति, वर्ग, लिंग आदि के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है। व्यवहार परिवर्तन के उदाहरण। शिक्षा और संवाद द्वारा सोच में परिवर्तन लाना, अर्थात सामाजिक प्रभाव केवल विचारों को ही नहीं बदलते, बल्कि व्यवहार और संरचना को बदलने का भी एक माध्यम है, और यह संघर्ष प्रबंधन में एक नैतिक उपकरण बन सकते हैं। अनुरूपता और संघर्ष समाधान की बात करते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं अनुरूपता क्या है। सामाजिक दबाव या समूह मानदंडों के अनुसार अपने व्यवहार या विचारों को ढालना या सहमति और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। अनुरूपता का संघर्ष समाधान में योगदान। समूह के भीतर एकरूपता से टकराव की संभावना कम होती है। व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को अपनाकर समाधान की ओर बढ़ता है। सकारात्मक अनुरूपता के उदाहरण। टीम मीटिंग में सभी सदस्य एक साझा निर्णय को स्वीकार करते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों में क्या होता है, सामाजिक अनुरूपता से बदलाव लाना संभव होता है। ये क्या है, इसके सकारात्मक परिणाम है। अब नकारात्मक अनुरूपता के खतरे। अंधानुकरण से असहमति दब जाती है और अन्यायपूर्ण निर्णयों को चुनौती देने की क्षमता कम हो जाती है। संघर्ष समाधान में संतुलन की आवश्यकता। अनुरूपता और स्वतंत्र सोच के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक है। समाधान तभी टिकाऊ होता है जब सभी पक्षों की आवाज़ सुनी जाए। अब व्यवहारिक रणनीतियों की बात करते हैं। सक्रिय संवाद, सभी पक्षों को बोलने का अवसर देना। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया यानी कि बहुमत के अनुसार अल्पमत की चिंता भी शामिल करना। सहानुभूति और समझ, अनुरूपता को मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी बनाना। संघर्ष समाधान में सामाजिक प्रमाण क्या है। जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर यह मानता है कि वही सही है, तब क्या होता है, सामाजिक प्रमाण की स्थिति होती है। संघर्ष की स्थिति में सामाजिक प्रमाण का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुसंख्यक की राय को देखकर व्यक्ति अपना निर्णय बदल सकता है। इसका सकारात्मक पक्ष है कि सामंजस्य और सहयोग की भावना बढ़ती है, क्योंकि बहुसंख्यक की राय को जब लोग स्वीकार करते हैं तो इससे समूह में एकता और सहयोग बढ़ता है और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, टकराव कम होता है। अब नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। स्वतंत्र सोच का दबाव में आना। व्यक्ति अपनी सोच को दबा देता है सिर्फ इसलिए कि सब ऐसा सोचते हैं। ग्रुप थिंक एक ऐसी स्थिति है जिसमें समूह की सामूहिक राय इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि कोई भी विरोध नहीं करता, इवन इफ द डिसीजन इज फ्लॉड। लीडरशिप और सामाजिक प्रभाव में नेतृत्व की भूमिका। दृष्टि और दिशा देना। प्रेरणा और मार्गदर्शन। निर्णय लेने में प्रभाव। मूल्य और मानदंड स्थापित करना। जब भी नेतृत्व की भूमिका की बात करते हैं तो नेतृत्व क्या होता है, हमें दिशा देने का काम करता है। अब हम बात करते हैं नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव के संबंध की। एक प्रभावशाली नेता सामाजिक प्रमाण और अनुरूपता का उपयोग करके समूह में सहमति बना सकता है। नेता का व्यवहार मॉडलिंग की तरह कार्य करता है। अन्य सभी लोग उसे देखकर अपना स्वयं का व्यवहार बदलते हैं। संघर्ष की स्थिति में नेता सामाजिक प्रभाव के माध्यम से समाधान की दिशा तय करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने गांधी जी का अहिंसक संघर्ष देखा, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित है।
संघर्ष समाधान के लिए यह एक मजबूत नींव प्रदान करती है। लर्नर्स, आज के व्याख्यान में हमने संघर्ष का अर्थ समझा, सामाजिक प्रभाव की अवधारणा को जाना, संघर्ष समाधान में सामाजिक प्रभाव की भूमिका को पहचानना सीखा, संघर्ष के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना सीखा, संघर्ष समाधान में संवाद, सहयोग और सामाजिक कौशल की भूमिका को समझना हमने सीखा। धन्यवाद।